असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इसको हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के अंदर लेते हैं। इंडिविजुअलाइज लेवल पर हम असेसमेंट करते हैं और प्रोवाइड फीडबैक भी आपको फीडबैक देगा। जो टेस्ट है वो आपका क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। इवैल्यूएशन ये ऑनगोइंग है तो ये आपका क्लोजर होगा। इसमें पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आप जजमेंट देते हो। ये इंडिविजुअलाइज होगा तो इसका क्या होगा, इट्स अप्लाइंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कैसे, अगर आपने बताया कि जजमेंट करोगे पास है या फेल है, आप कंपैरिजन करोगे तो जो स्टैंडर्ड आपके फिक्स हैं कि भाई 60% आपके आने चाहिए थे यहाँ पर, तो उसी के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो उसको कि ये पास हुआ है या फेल हुआ है। एंड शो शॉर्टफॉल्स, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में आप नेगेटिव रहोगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताओगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताओगे यहाँ पर। अरे देखो, असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। असेसमेंट से क्या होता है, आप क्वालिटी को इंक्रीज करते हो, उसके ऊपर ध्यान देते हो। असेसमेंट में क्या हो रहा है, जब ये ऑनगोइंग था, मैं क्लास में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं साथ के साथ अगर क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बीच बीच में, तो इसका मतलब मैं तुम्हें वहां पर क्या करती रहूंगी, बीच बीच में पॉप करती रहूंगी। तो इससे क्या होगा, आप अटेंटिव रहोगे। या फिर क्लास में मैंने कोई छोटा सा टेस्ट ले लिया, फिर मैंने उसको क्या किया कि ठीक है तुम ये वाले चैप्टर तुम्हें अच्छे से नहीं आता, अब तुम इस वाले को अच्छे से याद करके आना। तो असेसमेंट हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए होता है चीज़ों को, जैसे ये ध्यान दे रहा है इसके ऊपर। लेकिन इवैल्यूएशन के ऊपर अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमने किया था उसको हम जज करेंगे। यानी कि टीचर ने पढ़ा लिया, टीचर ने टेस्ट ले लिया, अब टीचर आपका समेटिव लेगी या कुछ भी लेगी तो वो आपको यहाँ पर जज करेगी सिर्फ, कुछ भी नहीं आपकी हेल्प करने वाले। तो इसके अंदर क्या होगा, आप जज करते हो, इसके अंदर आप क्वालिटी को इंक्रीज करते हो या फिर बोल सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट की जाती है आपकी। ये आपके अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ये अच्छा, तो ये तो वही आएगा, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस है। मैम हाँ जी, मैम असेसमेंट को हम तो फॉर्मेटिव बोल सकते हैं नहीं असेसमेंट के अंदर या टाइप आएंगे फिर आपके। जो हाँ जी वही है, ये असेसमेंट के अंदर दो टाइप आएंगे आपके, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। सब में हाँ ये भी आएंगे। ओ, ठीक है, चलिए ये रीड कर लेना आप एक बार, डिफरेंस फंक्शंस, इसके कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में कुछ नहीं होंगे आपके। बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, काम करने से पहले, काम करते टाइम और आफ्टर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो रहेगा ये है आपका मेन, वो बस आपका एक बैकअप तैयार हो रहा था बेस तैयार के लिए। फंक्शंस ऑफ असेसमेंट, एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो हमेशा आपका फॉर्मेटिव और समेटिव से एक क्वेश्चन आता ही आता है। डायग्नोस्टिक के मैंने आपको बता दिया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, क्या चीज हुई है और क्यों हुई है। यानी कि गैप क्या है आपके, भाई मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाद भी आपके मार्क्स नहीं आए, तो मैं डायग्नोज करूंगी कि दिक्कत कहाँ है बेसिकली। यानी कि गैप इन लर्निंग प्रोसेस, होपफुली टू बी एबल टू ब्रिज दिस गैप, टेल us what the student needs to learn। फॉर्मेटिव में क्या होता है, ये देखो इसमें दो वर्ड बताऊंगी। ये आपके ये लगा लो इन द क्लास, या फिर बोल सकते हो ड्यूरिंग द क्लास। यहाँ पर ये याद रखना, ड्यूरिंग द क्लास, ये होगा एंड ऑफ द क्लास एक तरीके से। अभी एंड ऑफ द क्लास का मतलब ये नहीं कि जस्ट आपसे अभी जैसे क्लास खत्म हुई है, अभी आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वो फॉर्मेटिव चलेगा हमारा। समेटिव ये नहीं चलेगा कि मैंने क्लास खत्म कर दी उसके बाद आप मुझे फोन कर कर पूछ रहे हो कुछ भी चीजें, वो समेटिव नहीं होगी। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के एंड के बाद, जैसे कि इसमें आपके यूनिट टेस्ट आ गए, इसमें आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, ये मतलब है यहाँ पर। तो इसमें ड्यूरिंग का कहीं भी दिख जाए, ऑनगोइंग दिख जाए, इन द क्लास दिख जाए, तो वो आपका फॉर्मेटिव ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, अलाउ द टीचर टू रीडायरेक्ट एंड रीफोकस द कोर्स ऑफ टीचिंग अ सब्जेक्ट मैटर, टेल अस हाउ वेल द स्टूडेंट इज गोइंग टू वर्क एज प्रोग्रेस। इसमें एक वर्ड लिख लेना, इम्प्रूवमेंट। मैं क्लास के अंदर जो भी चीज आपको बताऊंगी, जो भी चीज करने के लिए बोलूंगी, वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए रहेगा। समेटिव के अंदर जो बताया था ना इवैल्यूएशन, वो होता है आपका समेटिव ही होता है एक तरीके से। यहाँ पर आप क्या करोगे, चीजों को जज करोगे आप सिंपली। तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर जज आपका। प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका, बेसिकली डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट एरिया वेयर द स्टूडेंट कुड डू वेल बोथ इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट और एटीट्यूड। यानी कि एक जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है उसको वहां पर प्लेस कर देना, वो आपकी प्लेसमेंट होती है। जैसे आपके कॉलेजेस में होती है, वो क्या है, जिस चीज में बच्चा अच्छा जाएगा उसमें उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, अच्छी खासी, अगर वो अच्छे से पढ़ता हुआ गया है। तो वो वाली प्लेसमेंट नहीं है ये। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिस चीज में बच्चा अच्छा करेगा उसको वहां पर आप प्लेस करो। जैसे कि 10th के बाद 11th क्लास में अच्छा उसका इंटरेस्ट जहाँ पर है, जहाँ पर वो अच्छा कर सकता है आपका, वहां पर वो जाएगा, चाहे आर्ट कॉमर्स साइंस किसी के अंदर भी जाए। यहाँ पर देखो प्लेसमेंट में क्या रहेगा, राइट पर्सन टू द राइट प्लेस,
लेवल ऑफ द चाइल्ड के हिसाब से रहेगा, क्योंकि जो उसके मार्क्स आते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि किस फील्ड में जाएगा। टीचर प्लान स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लासरूम टू ब्रिंग अ चेंज इन पीपल्स बिहेवियर इन एंडरली मैनर। एजुकेटर्स प्रिपेयर प्लेस स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी काम होगा टीचर्स का ही होगा, प्लेसमेंट का काम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, हम टीचर्स एक स्कीम प्लान करते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किसके ज्यादा अंदर है, उनका बिहेवियर किस चीज के ऊपर बात करता है, आपका किस चीज में उनका थोड़ा झुकाव ज्यादा है, और उसी के हिसाब से हम उनको प्लेस करेंगे यहाँ पर उनके बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। ये देखो अब है आपका असली चीज जो हमें मुझे पढ़ानी है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये क्या होता है, आपका कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोडक्ट। इट इज कंडक्टेड ऑफन मोर देन वंस इन अ हाउस स्टाफ और अ प्रोग्राम व्हाट एक्सट्रीम टू इम्प्रूव। ये आप एक ही क्लास के अंदर दूसरी क्लास के अंदर कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, और ये चीज होगी आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, बार बार आपको कराया जाएगा, बार बार आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पर। Initially, the concept of formative evaluation coined in the era of curriculum development, but sequentially the term got familiar to use the teaching pedagogy, the process of teaching and learning. It is also conducted to know whether the learning objectives are being achieved or not. यानी कि क्लास के बाद अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ आपसे, वो क्यों, वो भी आपका एक फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है, ये देखने के लिए कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपको समझाने का, क्या वो चीज़ आपको समझ में आई है या नहीं आई है बेसिकली। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इसको कंसिडर करते हैं हम सेकंड स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन विच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। आपकी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम एक सेकेंड हर्ष हर्ष उसको बोलो। चलिए, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज द सेकंड स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखो ये सेकंड स्टेज कैसी हुई आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, पहली स्टेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरी स्टेज में पढ़ाने के बाद ही तो आपको एसेस करूंगी ना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेकंड स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये चीजें कई बार अगर एक्सप्लेन नहीं होती हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको भी लगाना होगा कि भाई पढ़ाने के बाद ही आपको एसेस किया जाएगा बेसिकली। देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन इज द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। और प्लेसमेंट के क्या था, जो हमने आपको पढ़ाया है और जिस फील्ड में आपको भेजा है, आपका बिहेवियर चेक करने के बाद, ये कब होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, फिर मैंने देखा है कि सब्जेक्ट के अंदर आप ज्यादा अच्छा करते हो, उसके बाद मैंने आपको क्या किया है, इवेल्युएट किया, दूसरी स्टेज पर पहुंचाया यहाँ पर। वैसे इतने डीपली क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नहीं, इसे एक ही क्वेश्चन बनता है कि मुझे बताओ, एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, इसके अंदर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है या समेटिव इवैल्यूएशन है, या फिर कोई दूसरी तरीके से पूछ लेगा कि यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के फीचर्स क्या होते हैं और समेटिव इवैल्यूएशन के फीचर क्या होते हैं आपके। ये देखो, फॉर्मेटिव के अंदर मैंने आपको बोलता ना, आफ्टर द क्लास भी ये नहीं हो जाएगा कि वो उसके अंदर आ जाएगा, समेटिव के अंदर बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, तीनों ही आपके किस में आते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के आते हैं, जो इनके अंदर टाइम ड्यूरेशन जो होता है, टाइम गैप जो होता है बहुत कम होता है इसके अंदर। बिफोर द क्लास में जो लर्नर रहेगा वो आपके लेसन के पर्पस को समझेगा। अब तो जो चैप्टर आते हैं ना उसके अंदर भी पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिखा दिया जाता है कि हम इस लेसन को क्यों पढ़ेंगे बेसिकली, और आप इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। ये हो गया लर्नर के पर्सपेक्टिव से। टीचर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, डिटरमाइंस व्हाट द लर्नर नोज एंड कैन डू। इसमें से लर्नर क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या क्या चीजें उसको पता है, जिसको आप बोलते हो एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई भी चीज पढ़ाने से पहले चेक करना होता है कि क्या उसको थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में पता है या नहीं है। अचानक से एक टॉपिक कभी भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। ड्यूरिंग द क्लास के अंदर मॉनिटर वंस प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करेंगे। ट्रैक लर्निंग प्रोग्रेस, वही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी लर्निंग को ट्रैक करते रहते हैं बीच बीच में। आफ्टर द क्लास लर्नर यहाँ पर क्या रहेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स में से उसने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट स्टेज में बताए गए थे उसने अचीव करे हैं, और टीचर यहाँ पर देख लेगा कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे वो मेट हुए हैं, या दोनों ही, यहाँ पर लर्नर और टीचर दोनों ही ये देखेंगे कि जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो मेट हुए हैं या नहीं हुए। डायग्नोस्टिक सेम आ गया आपका वही चीज। अच्छा, एक चीज आप देख लेना इसके अंदर, इट लुक बैकवर्ड रेदर देन लुकिंग फॉरवर्ड। ये कैसे लाइन आ गई, इससे पूछ लेंगे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूएशन के बारे में बात की गई है। अब देखो, आपको पेट में दर्द था, आप गए
उसके पास, डॉक्टर के पास गए, तो ये उसने क्या कर रहा है, आपको डायग्नोज कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो बैकवर्ड। अब वो आपसे पूछेगा कि कल आपने क्या खाया था, या फिर अगर शाम में गए तो सुबह आपने क्या खाया था। तो वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड ही तो देख रहा है, क्योंकि उसका जो कोर्स था वो तो हो चुका पहले आपके पास में। तो कोर्स को देखना ही क्या है आपका, लुक बैकवर्ड रेदर देन लुकिंग फॉरवर्ड। कोर्स को पहले देखेगा, पहले बैकवर्ड देखेगा, फिर वो बाद में आगे के बारे में बताएगा कि अब आपने ये ट्रीटमेंट को फॉलो यहाँ पर करना है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इस चीज को बोलती है। ठीक है। अब मुझे बताओ, डायग्नोस्टिक में और फॉर्मेटिव में अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नो चलिए। मैम। ओके, देखो, समेटिव इवैल्यूएशन इसको बोलते हो आप। यहाँ पर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड। अरे क्या हो गया इसे? हम्म, चलिए, यानी कि एट द एंड ऑफ में जब आपका इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो आप कोर्स करा रहे हो वो खत्म हो चुका है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसको जज करना है बेसिकली कि जितने प्रीवियसली ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पर सोचे थे, जो फिक्स है आपके, उसमें से कितने अकम्प्लिश हुए हैं, कितने आपके यहाँ पर अप्रूव हुए हैं और कितने बच्चों ने अचीव किए हैं। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन अचीव एंड यूजिंग द असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स आपके। जैसे जो भी आपके रिपोर्ट कार्ड्स हैं, आपको जो प्रोजेक्ट दिए हैं, टर्म पेपर हो गए आपके, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं यहाँ पर, टीचर जो बनाते हैं कि बच्चों ने कितना अचीव किया है। शो हाउ सेटिस्फैक्ट्री द स्टूडेंट इज इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि सिंपल ये लाइन आप अपने नोट्स में लिखोगे, सिर्फ ये वाला, बाकी का लिखने का आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये देखो, डिटरमाइन करते हैं हम इसके अंदर कि बच्चे ने कितना अपने कोर्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव किया है। ये आपके होते हैं ड्यूरिंग अ टर्म और एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपके जो ये मिड टर्म पेपर होते हैं और जो आपके फाइनल होते हैं, दोनों इसके अंदर आते हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएटिंग है ये आपका, ये पहले से ही चलता आ रहा है आपका इस तरीके से, जो ये आपका वो होता है 6 महीने बाद सेमेस्टर वाइज भी होता है, ये पहले बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड है आपका। बस और तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। एंड जज करते हैं प्रोडक्ट, इसका डिफरेंस देखते हैं कहीं। ये रहा, अब देखो यहाँ पर तीनों क्लियर हो जाएंगे आपके। डायग्नोस्टिक के अंदर आपकी प्लेसमेंट प्लानिंग, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्किल्स एंड प्रायर नॉलेज, की आपको पहले कितना आता है, अब कितना आता है, ये डायग्नोज कर रहे हो आप चीजों को। फॉर्मेटिव में बच्चों का, स्टूडेंट का जो फीडबैक रहेगा लर्निंग के ऊपर, फीडबैक कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस पूछोगे जिस हिसाब से वो आंसर देंगे वही क्या है, फीडबैक है आपके लिए। यहाँ पर ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स की, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो ग्रेडिंग है, यहाँ पर उनकी अचीवमेंट्स है वो आपकी समेटिव के अंदर आएंगे। व्हेन यूज at the beginning of a unit, semester, at the semester or year or during instructions when a student is having problems, जिस टाइम पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही होती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ते टाइम ही होती है आपकी, तो ये क्या है आपकी डायग्नोस्टिक, कभी भी हो सकता है आपका, एक तरीके से आपकी बिगनिंग में भी एंड में भी कभी भी हो सकता है ये आपका डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, और ये आपका एट दी एंड हो जाएगा। हाउ इज एविडेंस कलेक्टेड, इसके अंदर एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हो आप, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एज अ टीचर, टीचर चेकलिस्ट बना सकता है यहाँ पर कौन सी चीज हुई है कौन सी चीज नहीं हुई है यहाँ पर। तो ये क्या होंगे, जिस तरीके से आप डायग्नोस करते हो। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट वर्क दिया है हमने, उसको होमवर्क दिया है, उसके छोटे बहुत क्विज ले लिए, क्वेश्चन आंसर गेम खेल लिया, इनके तरीके से फॉर्मेटिव कर सकते हो आप। ये पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो आपका बेसिकली जो रिपोर्ट कार्ड बनता है वही आपका पोर्टफोलियो होता है। फाइनल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये चीज, ये हम पढ़ेंगे अभी। ये जो मेथड जितने भी हैं आपके, किन किन मेथड से आप वो करते हो। अच्छा, ये चीज याद रखना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये इनके दूसरे नेम है। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब हो गया आप लर्न करने के लिए आप असेस कर रहे हो चीजों को। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो आपने लर्निंग करी है उसका आपने असेस किया है, यही है इसका मेन, जो आपके क्वेश्चन जहां से बनेंगे आपके। असेसमेंट फॉर लर्निंग याद रख लेना, फॉर्मेटिव में फोर आ रहा है ना, तो ये फोर वाला फॉर्मेटिव के अंदर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इससे याद रख लेना बस, फोर से फॉर्मेटिव सिंपली।
प्रोवाइड स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने क्या करके आप इम्प्रूव कर सकते हो इन चीज़ों को। यहाँ पर उनके बारे में बताया गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस चीज़ में अच्छे हो। जो आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड आया जिसके अंदर जितने जितने मार्क्स हैं पता चल जाएगा। वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि आप मैथ में अच्छे मार्क्स हैं तो यू आर गुड इन मैथ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बट आपकी हिंदी में कम मार्क्स आए तो आपकी हिंदी एक तरीके से आपकी वीकनेस है इसके अंदर। ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर देखो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट रहेगा क्योंकि इंप्रूव तो स्टूडेंट करेगा अपने आप में। हम उसको मेथड्स दे देंगे, ये करना है, ऐसे करना है, अब वो उस पर काम करेगा। लेकिन अब तो आपका कर चुका, स्टूडेंट्स को जो करना था वो कर चुका है भैया, पेपर दे चुका है, वो आपका अगली बार करेगा जो भी करेगा। यहाँ पर पैसिव इन्वॉल्वमेंट हो गया है आपके स्टूडेंट्स का सिंपली। चलो ये तो हो गया आपका समेट फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका छोटा सा क्वेश्चन आता है, कल मैंने आपको बताया था कलप्रैक्टिक इवैल्यूएशन मेथड। ये जो सीक्वेंस है ना, इसको सीक्वेंस को लगाने के लिए आता है इसका क्वेश्चन, और आएगा तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट। रिएक्शन बेसिकली क्या होता है आपका, एक डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट फाइंड देयर ट्रेनिंग फेवरेबल, इंगेजिंग और रेलिवेंट टू देयर जॉब्स। आप जब कोई काम करते हो और आपको पता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे आगे काम आने वाला है, तो उसके लिए जो क्या है वो आपका रिएक्शन है यहाँ पर। लर्निंग, आप जिस चीज के जिस जो भी उस काम कर रहे हो उससे जो भी लर्न कर रहे हो, जो भी स्किल को सीख रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, पार्टिसिपेशन। यहाँ पर लर्निंग के अंदर जो पार्टिसिपेशन से आप क्या कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। बिहेवियर, अब जो नॉलेज आपने ली है उसकी वजह से आपके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है, आपके जब आपने उस नॉलेज जो पढ़ी थी, जो याद किया है, जो भी सीखा है, उसको आपने जब अप्लाई किया अपनी लाइफ के अंदर तो वो आपका बिहेवियर हो गया। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स, अब उस बिहेवियर के बाद जो भी आपने अप्लाई किया है उसको आपको रिजल्ट क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है आपकी, बेसिकली वो चीज आपकी रिजल्ट में। बाकी अगर मैच द फॉलोइंग में एक साइड में आ गया तो 5-10% चांसेस हैं। क्वेश्चन इसका सिर्फ इतना ही आता है इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, उससे ज्यादा नहीं आता। अब देखो ये आते हैं आपके मेथड्स कि किन मेथड से आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट किन किन मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एक वर्ड लिखते रहना साथ साथ। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आएगा आपका एक स्टैंडर्ड, आप क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो। जैसे कि आप बेंचमार्क फिक्स कर देते हो, ये वर्ड। या फिर आप बोल सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने नेट का पेपर देना है तो आपके पीजी में कम से कम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए और पीजी आपकी करनी चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, एक फिक्स हो गया ना कि भाई 55% आपके पीजी में होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है आपका। यही होता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट मेथड, जिसके अंदर एक बेंचमार्क आपका फिक्स कर दिया जाता है और उसी के बेंचमार्क के इसके बेस पर अब आपको असेस किया जाएगा। जैसे कि अगर किसी को सपोज ये लड़की खड़ी है, उसकी हाइट की तो उसकी भी पार्ट चली गई, सपोज इसको बास्केटबॉल में लेना है। अब ये देख रहे हैं कि अगर इसकी हाइट इससे ज्यादा होगी, जिन जिन की, उन्हीं को हम लेंगे। अब इसकी हाइट इससे ज्यादा है तो ये बेंचमार्क तो सेट है ना आपका, इसको ले लिया जाएगा, उसके अंदर फिर जाएगी मटक मटक के खेलने। चलिए, तो ऑल्सो नोन एज, इसके जो दूसरे नेम है वो भी आप याद रखोगे, मास्टरी, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस और कॉम्पिटेंसी इसके यहाँ पर होते हैं। देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड आपने पहले से ही प्री डिटरमाइन कर दिए हैं उसी के बेस पर स्टूडेंट की नॉलेज की स्किल को कंपेयर यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि कोई भी स्कोर हो, जो मेरिट लिस्ट लगती है आपकी बेसिकली, कि भाई इससे ऊपर वाले आएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपका, सिंपली। तो इसके अंदर इतना आप लिख लेना बस। नेक्स्ट है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसके अंदर एक वर्ड लिखना, रैंक। यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, रैंक, या फिर आप लिख सकते हो परसेंटाइल यहाँ पर, और एक वर्ड लिखना यहाँ पर कंपैरिजन। ये तीन, इसमें क्या जाएगा, बच्चों को कंपेयर किया जाएगा दूसरे बच्चों के साथ, यानी कि शो वेयर एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लाइज इन रिलेशन टू अदर्स। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखो ये सबको खड़ा कर दिया, अब इसको कंपेयर किया जा रहा है कि किसकी हाइट यहाँ से ऊपर है और किसकी हाइट कम है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूजुअली नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, रिजल्ट्स आर, ये तो करना ही करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्राइटेरियन में आपने एक पर्टिकुलर स्टेप था, क्राइटेरिया था, उसके साथ आप कंपेयर कर रहे थे, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे थे। नॉर्म के अंदर आप उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करोगे, जो आप बोल सकते हो पीयर ग्रुप जो होता है। पीयर ग्रुप क्या होता है, आपके आसपास के, आपके कलीग हो गए, आपके सर्कल में फ्रेंड्स हो गए आपके, ये आपके पीयर ग्रुप होता है यहाँ पर, कि उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा आपके नॉर्म रेफरेंस में। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस, ये नाम नहीं याद करने आपने इसके। यूज टू मेजर,
आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज और प्रोफिशिएंसी जितनी भी रहेंगी उनके थ्रू। यहाँ पर स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड ऑन कोर्स ऑब्जेक्टिव, ये मतलब ना पर्पस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, हैव एन आइडिया। इसके अंदर उस तरीके से कुछ नहीं लिखा हुआ जो आपका होना चाहिए। क्वेश्चन में इतना याद रखोगे आप, बेसिकली नॉर्म के अंदर कंपैरिजन होता है एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, क्राइटेरियन के अंदर होता है आपका बेसिकली जो स्टैंडर्ड आपका फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपैरिजन होगा। इतना डीप में मत करना इसको। अरे बाप रे, चिट्ठा लिख दिया पूरा। चलिए, अब ये कुछ आपके क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये जो आपको पता है डायग्नोस करना। टेस्ट में कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ अ नंबर ऑफ सब टेस्ट टू कवर सब, पता नहीं क्या लिख दिया ये। कई बार ना ये ऐसी चीजें लिख देते हैं कि मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी देखने लगती हूँ क्या ही लिखा है ये। These type help us identifying areas of learning in which a learner may need a remedial course। ऐसे एरियाज को यहाँ पर ढूंढना जिसके अंदर उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है बेसिकली। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या रहेगा आपका, प्रिडिक्टिव फंक्शन रहता है। दे हेल्प अस आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट्स एंड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर वन टू बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमारा एप्टीट्यूड किस हिसाब से रहेगा, यानी कि आपको कुछ कंडीशंस दे दें, कुछ आपको बीच में एक्सपीरियंस के लिए दे दें, तो आप वहां पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर दिखाओगे अपने, इस तरीके से बिहेवियर टाइप का आ जाएगा इसके अंदर आपका, कि हाउ यू विल डील अ सिचुएशन, वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, आपने अचीव क्या किया है वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा जो भी दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपके तरीके से स्पेशलाइजेशन के, कि आप किस उसके अंदर स्कोप के अंदर क्या हो, प्रोफिशिएंट हो यहाँ पर, तो बेसिकली उसी चीज के लिए आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये सारे हो गए। प्लेसमेंट टेस्ट आपको बता दिए मैंने। ये CRT मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, NRT मतलब नॉन रेफरेंस टेस्ट है आपका। इतना डीप में मत जाना। डायनामिक असेसमेंट तो आपके क्वेश्चन नहीं, हाँ ये देखो सिनॉप्टिक असेसमेंट, इसके अंदर क्या रहता है आपके, it gives confidence students to unit elements of their learning from different part of a plan and show their build up knowledge and throughout of a topic or the subject area। बेसिकली हमने क्या किया है इसमें सिनॉप्टिक के अंदर चीजों को डिवाइड कर देते हैं हम, और डिवाइड कर कर अलग अलग चीजों के अंदर उसकी क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसके बेस पर उसका टोटली वो निकलता है। जैसे जो मार्कशीट में होता है आपका इंग्लिश का टेस्ट अलग हो गया, हिंदी का अलग हो गया, उसके बेस पर जो टोटल निकलेगा वो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट मैटर रहेगा टोटली। यानी कि unite elements of their learning from different parts of a plan and show their build up knowledge and through thoughtful of a topic on a subject area। It basically enables students to show their talent and skills and it show how in depth knowledge they are about the subject। अभी आपको बता देंगे यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में उसको कितनी डेप्थ नॉलेज है, कौन से सब्जेक्ट में स्किलनेस जो स्किल पार्ट है उसका वो काफी अच्छा है यहाँ पर। सिंपली ये होता है सिनॉप्टिक, यानी कि यू जस्ट डिवाइड द होल इनटू अ पार्ट। यहाँ पर आपने क्या किया है, आपके होल को आपने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, और फिर पार्ट की क्या होती है, असेसमेंट होती है, और उसके बेसिस पर जजमेंट दी जाती है सिंपली। एक सेटिंग में होता है खुद का टेस्ट लेना। यहाँ पर मतलब क्या क्या होता है, आप कई बार क्या होता है जब हम छोटे से स्कूल में थे अपने लिए खुद का छोटा सा टेस्ट बनाते थे, फिर हम उसको टेस्ट को देते थे, फिर हम उसको खुद से चेक करते थे, फिर मार्क्स दे देते। तो ये क्या होता है, इटरेटिव असेसमेंट होता है आपका। इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू हिज प्रीवियस परफॉर्मेंस, कि यहाँ पर वो खुद सेल्फ टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर इसमें आपका सेल्फ टेस्टिंग हो रही है कि आपने पहले कैसा किया था और आप अब कैसा कर रहे हो, टेस्ट को अपने टेस्ट का ही वो कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो। Also, it helps in keeping the check how well they are undertaking their टास्क, हमें पता चल जाएगा कि अब हमारी जो प्रोग्रेस है इसके अंदर वो बेसिकली किस तरीके से चल रही है। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑन प्रोग्रेस टू बी बेंचमार्क अगेंस्ट विद द सक्सेसिव परफॉर्मेंसेस मेजर्ड, कि इस बार मैंने टेस्ट लिए मेरे 45 मार्क्स आए तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बेंचमार्क सेट हो गया कि मुझे इससे ऊपर ही जाना है, इस बार के टेस्ट में मैं कम से कम 50 या 60 लेके आऊंगा आपके मार्क्स। तो ये होता है आपका इफेक्टिव। सिंपली देखो हमने करे हैं क्राइटेरियन के अंदर आपका आता है एक स्टैंडर्ड, बेसिकली जिसको आप स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन होता है। फिर था आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसके अंदर आप क्या करते हो, वन स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ अदर स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हो। फिर हमने किया है आपका सिनॉप्टिक, इसके अंदर क्या करते हो, आप बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर देते हो और उनका असेसमेंट करते हो यहाँ पर, और उसके असेसमेंट के बेस पे पूरी थ्रू आउट यहाँ पर क्या लेते हो, जजमेंट दे देते हो। इप्सेटिव में आ गया आपका सेल्फ टेस्ट,
खुद का टेस्ट लेना है यहाँ पर। तो अभी तक 4 करे हैं हमने, और डायग्नोस्टिक वगैरह तो आपको पहले से ही पता है। ये देखो, द वैल्यू ऑफ कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, पहले B+ मिला था, अब आप लेके आए हो A+, सिंपली। रूब्रिक्स के अंदर एक चीज याद रखोगे आप, हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिफाइन क्वालिटी। ये rubrics, अगर क्वालिटी वर्ड दिख गया ना तो वहां पर ये लगा लो रूब्रिक्स का निकाल देना है। इसके अंदर क्या होता है, आप जब किसी मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, वहां पर ना ऐसे लगा रहता है कि आज सफाई हुई, उसमें आप आज सफाई आपको कैसी लगी, तो आप लिख दो यहाँ पर इस तरीके से। एक तो रहेगा जो उनके ऊपर जो हेड होता है आपका, उनके लिए होगा कि आज हो गई सफाई, अच्छा वॉशरूम हो गया है, उनके जो डिटॉल है वो भरी हुई है, साबुन रखी हुई है, इस तरीके से वो ये सब चेक करके जाएगा। एक किसी किसी अच्छे मॉल में कई बार क्या होता है, ये जो हमारे नॉर्मल जो विजिटर्स होते हैं ना, उनके लिए भी होता है ये, कि क्वालिटी कैसी थी, आप उसमें कितना क्या दे रहे हो, आप नंबर कितना दे रहे हो 10 में से क्वालिटी में, आपकी यहाँ की सफाई में, बेसिकली वॉशरूम के उसमें। तो ये क्या है, अब उसकी क्वालिटी को यहाँ पर जज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आपकी टीचिंग में होता है। जैसे बच्चों को कई बार क्या होता है, टीचर को हटाकर बच्चों से बातें पूछी जाती हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारा ये सब हो रहा है, तो वो क्या है, रूब्रिक समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ग्रेट टूल फॉर टीचर्स because it is a simple way to set up a grading criteria for assignments. Not only it is tool for useful for teachers, it is helpful for student as well. दोनों के लिए काम करते हैं आपके ये। Rubric defines in writing what is the expectation of students to get a particular grade on assignment. Simply यहाँ पर क्या होगा, जब आपका स्टूडेंट अपने रूब्रिक्स को रेगुलरली क्या करेगा, अपने ही काम को टाइम टू टाइम में जज करता जाएगा, तो वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बोल सकते कहीं ना कहीं इप्सेटिव का थोड़ा सा रोल आ रहा है। कैसे, उसने अपने लिए एक चार्ट बना लिया कि हाँ आज मैंने क्या किया है, आज मैंने एक तरीके से जो टाइम टेबल हम बना लेते हैं स्कूल में कॉलेज में, हमने खुद का टाइम टेबल जरूर बनाया, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने से इतने ये पढ़ूंगा, फिर मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, इस तरीके से। और फॉलो शायद मुझे नहीं लगता आज तक कभी हुआ होगा किसी का, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम टेबल होता ही बनाने के लिए है, बस फॉलो करने के लिए नहीं होती ये सब चीजें आपकी। तो क्वालिटी को जज करने के लिए एक रूब्रिक समेटिव इवैल्यूएशन आपका होता है। असेसमेंट, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग वही है आपका। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका समेटिव हो गया। अच्छा, असेसमेंट एज लर्निंग, ये जब परफॉर्मेंस ऑन देयर ओन, हम क्या करते हैं, जब लर्नर्स को बोला जाता है कि अपनी परफॉर्मेंस को खुद चेक कर लो, तो दे यूज वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू असेस देमसेल्फ, वही इप्सेटिव वाला। खुद से असेस कर रहे हो आप अपनी चीजों को यहाँ पर। खत्म है, सब बड़ी जल्दी हो गया। चलिए अब इसमें